बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि बनू में फितनाल खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बुज़दिलाना हमला। ऑपरेशन के दौरान खुदकश गाड़ी को पर वक्त रोककर बड़ी तबाही से बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक खुदकश हमलावर को रोककर शहरियों और अहलकारों की जान बचाई गई। ऑपरेशन के दौरान 2 इंच खारजी जहन्नुम वासिल हुए और बारूदी गाड़ी फोर्सेस के काफिले से टकराई। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेगा। दहशतगर्दी के खात्मे के तहत मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि खुदकश गाड़ी को बर वक्त रोककर बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। ISPR के मुताबिक खुदकश हमला आवर को रोककर शहरी और अहलकारों की जान बचाई गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, बन्नू में फितनाल खारिज का सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर बुज़दिलाना हमला। ऑपरेशन के दौरान खुदकश गाड़ी को बर वक्त रोककर बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। ISPR के मुताबिक खुदकश हमला आवर को रोककर शहरियों और अहलकारों की जान बचाई गई है। ऑपरेशन के दौरान 5 खारजी जहन्नुम वासिल हुए हैं। बारूदी गाड़ी फोर्सेज के काफिले से टकराई। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए हैं। तर्जमान पाक फौज ने कहा है कि पाकिस्तान जुम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेगा। दहशतगर्दी के खात्मे की मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आगाज आज से होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला शाम 6:30 बजे कोलंबो में होगा। आपको बताते चलें कि क्वींस की टीम का कोलंबो में प्रेमादासा स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन हुआ। बारिश के बायस न्यूजीलैंड की टीम को मुकर्रर वक्त से आधा घंटा पहले ट्रेनिंग खत्म करना पड़ी। शदीद बारिश और गीली आउटफील्ड की वजह से कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख हो गया। कौमी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की तैयारी के लिए प्रेमादासा स्टेडियम में 3 घंटे ट्रेनिंग करना थी। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में भी बारिश की पेशगोई की गई। आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के बैटर मार्क चैपमैन का कहना है कि कंडीशंस की वजह से टॉस का किरदार अहम बन जाता है। इसी पर हम वलीद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। मोहम्मद वलीद खान, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको अपडेट करें और बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की तैयारी के लिए प्रेमादासा स्टेडियम में 3 घंटे ट्रेनिंग करना थी। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में भी बारिश की पेशगोई की गई है। न्यूजीलैंड के बैटर मार्क चैपमैन का कहना है कि कंडीशंस की वजह से टॉस का किरदार अहम बन जाता है। मार्क चैपमैन ने कहा कि श्रीलंका के कंडीशंस में स्पिनर्स अहम हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर हैं। हमें मोहम्मद वलीद खान ने दोबारा ज्वाइन किया है। जी मजीद क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो है वो आज शाम को जो है वो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में आमने सामने होगी। अगर मौसम की बात करें तो इस वक्त जो है वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से जो चीज़ें हैं वो ये है कि अभी तक तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 से 8 बजे तक बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान टीम का गुज़िश्ता रोज जो ट्रेनिंग सेशन था उसको बारिश की वजह से जो है वो मनसूख कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छे रिदम में नजर आ रही है। पाकिस्तानी टीम ने अपना आखिरी मैच जो है उसमें कामयाबी समेटी थी, जिसके बाद जो है वो आज कौमी टीम में तकरीबन 2 तब्दीलियां मतवक्को की जा रही हैं। एक नसीम शाह की जगह जो है नसीम शाह की जगह बनने के चांसेस और इसके साथ साथ इब्रार अहमद को टीम में शामिल किए जाने के इम्कान है। ख्वाजा नाफे की जगह फखर जमान को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हासन ने कहा कि ग्रीन शर्ट्स पहनकर न्यूजीलैंड के खिलाफ हिकमत अमली बनाने का सोचा नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हासन ने कहा कि अपने मुल्क के खिलाफ दूसरे मुल्क के लिए वफादार होना एक नया तजुर्बा होगा। माइक हासन का कहना था कि 7 साल न्यूजीलैंड की कोचिंग के बाद अब मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। नाश्ते की मेज पर जाने पहचाने चेहरों से मुलाकात करके अच्छा लगा। आज भी न्यूजीलैंड हूँ, लेकिन इस वक्त दिली वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इज़हार ख्याल करें, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Calls upon political stakeholders to refrain from divisive rhetoric or actions that threaten provincial harmony and national cohesion. Resolves that this assembly stands united beyond party lines in defense of Sindh's integrity, dignity and unbroken legacy. Directs the government to approach the federal government with a request to transmit a copy of this resolution to the President of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan, Chairman, Senate of Pakistan and the Speaker of National Assembly of Pakistan for record. सरदार शाह साहब, पहली स्पीच आप करेंगे इस पे? जी सर। कर लेता हूं पहले, जी सर। and then the others, whoever wants to speak, because this is quite a important topic. सर, ये बात कुछ दिनों से मीडिया में और कुछ जगहों पे कोई मीटिंग्स हुई, उसमें कुछ लोगों ने बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं इन सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूं और मुझे पता है कि मेरे साथ पाकिस्तान से प्यार करने वाला, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था, सूबा सिंध की ये असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो हम, मेरे साथ पाकिस्तान से प्यार करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस रेजोल्यूशन की तायीद करेगा और जो ये एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है कि किसी तरीके से कि एक रेजोल्यूशन पास की थी इसी लाइंस पे, लेकिन वो इतनी डिटेल्ड नहीं थी। वो रेजोल्यूशन थी कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो अभी भी हैं, तालके हैं, तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कोई और सिंध की तोड़ फोड़ का जो सोच रहे हैं वो गलत बयानी है और ना सोचे। और सबसे बढ़कर जो मैं ये बात कह रहा हूं कि 1948 में जब कराची को कैपिटल बनाया गया था, उस वक्त 1973 का आईन नहीं था, पाकिस्तान के अंदर कोई आईन नहीं था। अगर पाकिस्तान के अंदर 1973 का आईन होता तो वो फैसला भी ना होता, और उस फैसले के खिलाफ भी इसी असेंबली ने उस फैसले से पहले करारदाद पास की थी, और वो करारदाद काफी थी। अगर 1973 के आईन जिस पे हर एक यकीन करता है, किसी ने या तो कह दे कि जी 73 के आईन को नहीं मानते, अगर 1973 का आईन होता तो 1948 में वो चीज नहीं होती जो हुई थी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो इस असेंबली कि 2/3 अक्सरियत ने ये फैसला करना है अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है, और इसीलिए मैं ये करारदाद आज लेके आया हूं कि अगर ये असेंबली आज फैसला कर ले, और मैं तो यही चाहूंगा कि अक्रॉस पार्टी लाइंस हर एक, इसलिए कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस करारदाद के अंदर देख ले, मैं सिर्फ सिंध की इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूं। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा, जो ये अलग मतलब कोई ले लेंगे इसको कि मैं कराची को कोई कह रहा हूं कि जी तवज्जो नहीं दिया कि कराची के ऊपर वो अलग से बात कर सकते हैं कि जी क्या होना चाहिए कराची के अंदर और मजीद सहूलियात देनी चाहिए, उससे उसमें बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं बात सिर्फ यही कर रहा हूं कि अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। इस करारदाद में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज है, किसी पार्टी के ऊपर कोई अटैक नहीं है, किसी शख्स के ऊपर कोई अटैक नहीं है। तो मैं सारे असेंबली मेंबरान से ही दरखास्त करूंगा कि इस करारदाद को पढ़े, अगर इसके किसी नुक्ते पे कोई एतराज है तो वो बता दे, और अगर एतराज नहीं है तो इस करारदाद को पास करें। मैं डिटेल सारी बता चुका हूं कि सूबा सिंध का किरदार क्या रहा है, सूबा सिंध की आइडेंटिटी क्या रही है। अंग्रेजों ने जब इस इलाके पे कब्जा किया था तब भी
सिंध काफ़ी अरसे तक इंडिपेंडेंट था, फिर इसको बॉम्बे के साथ कर दिया गया। उस वक्त भी सिंध के लोगों ने तहरीकें चलाई और 1936 में कामयाब हुए सिंध को वापस से एक इंटीग्रल पार्ट बनाने में। पाकिस्तान की करारदाद इस सूबाई सिंध की असेंबली ने पाकिस्तान के बनने से पहले पास की, और जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद भी सबसे पहले करारदाद इसी असेंबली ने मंजूर की थी पाकिस्तान के लिए। तो मैं उसके बाद जो सिंध का किरदार रहा है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में, ये सबके सामने सदर आसिफ अली जरदारी जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। और हम कभी भी सिंध के लोग पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप सिंध को तोड़ फोड़ की बात करेंगे तो आप हैं जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ जा रहे हैं, अगर कोई बात कर रहा है। तो मैं यही सबसे दरखास्त करूंगा, और जैसे मैंने कहा कि इस करारदाद की इस वक्त ज़रूरत इसलिए महसूस की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और बीइंग द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे ये कहा है कि करारदाद पेश की जाए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अगर किसी के दिमाग में ये सोच भी है, किसी के ख्वाब भी हैं, तो वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे, उनकी ये सोच उधर ही ख़त्म होगी। इसलिए कि यह असेंबली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों साइड पे जो लोग बैठे हैं इस करारदाद की हिमायत करके और इस करारदाद को पास करेंगे। मैं और ज़्यादा बड़ी तकलीफ नहीं करना चाह रहा, इसलिए काफ़ी लोग इस पर बात करना चाहेंगे, और मैं सबको मौका देना चाहता हूँ कि वो इस करारदाद पे बात भी करें और इसकी हिमायत करें। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी साहब कॉपी दे दें लीडर अपोजिशन को, और शायद मांग रहे हैं अपोजिशन बेंचेस से कॉपी मांग। जी नजमी आलम साहब। थैंक यू सर। काश सीएम साहब को या ये करारदाद पेश करने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं मुस्तकिल सूबे में हो रहा है, जिस किस्म के बयानात, जिस किस्म की बातें हो रही हैं, मुझे खौफ सा आने लगा है कि क्या हम दोबारा 1986, 87, 88 में के दौर में वापस जाने वाले हैं कि जहां हर रोज कराची के नौजवानों की लाशें उठ रही हों, कहीं कोई टोपी पहनने पे मार दिया जाए, कोई पजामा पहनने पे मार दिया जाए। वो दौर हमने इस शहर में देखा है और हजारों घर उसका शिकार हुए हैं। वो क्या था? वो एक नफरत पैदा कर दी गई थी। मेरा सिंध असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़ाहिर ख्याल किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस रेजोल्यूशन की तायद करता है जो हमें पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई, उसका इनराफ करेंगे। 1947 में पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था, अगर होता तो ये रेजोल्यूशन का फैसला न होता। कुछ लोगों ने सिंध की तकसीम की बात की, पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था। सिंध की तकसीम की कोई भी कोशिश जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए वो आपको बताते हैं कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टैरिफ बढ़ाने के इकदाम को कलअदम करार दिए जाने के बाद सदर ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ इकदाम कलअदम करार दिए थे। इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि 10% ग्लोबल टैरिफ पर दस्तखत कर दिए हैं। तमाम ममालिक पर नया टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज होगा। तमाम मुआहदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीका कार मुख्तलिफ होगा। अमरीकी सदर ने अदालती फैसले को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि कुछ जजेस मुल्क लूटने वाले डेमोक्रेटिक्स की गोद में बैठे हैं। अदालत गैर मुल्की मफादात के जेर असर आ गई। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जी.डी. वेंस का कहना है कि अदालत का टैरिफ से मुतल्लिक फैसला लाकानूनियत है। फैसला साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है।
हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल में 10.6 अरब डॉलर का नया कर्जा लिया, जबकि 13.3 अरब डॉलर का कर्ज और सूद अदा किया। वजारत इक्तसादी अमूर ने गुज़िश्ता माली साल के लिए सालाना रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता माली साल 9.7 अरब डॉलर कर्ज और 3.5 अरब डॉलर सूद अदा किया। वफाक ने 8.6 और सूबों ने 1.9 अरब डॉलर का नया कर्ज लिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल तक पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा 91.7 अरब डॉलर को पहुंचा। मल्टीलिटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स ने 5.06 अरब डॉलर कर्ज मिला। एशियाई तरक्याती बैंक ने सबसे ज्यादा 2.2 अरब डॉलर का कर्ज दिया। इक्तसादी अमूर रिपोर्ट में बताया गया कि आलमी बैंक ने 1.9 अरब डॉलर का कर्ज दिया। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने 989 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया। गुज़िश्ता माली साल 1.3 अरब डॉलर का कर्जा बिजली और तवानाई के प्रोजेक्ट्स पर लगाया गया। ये भी बताया गया कि मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने के लिए प्रोजेक्ट्स पर 68 करोड़ डॉलर खर्च किए। 28 करोड़ डॉलर शहरी और दही तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में सुई गैस कंपनियों में गैस चोरी और लीकेज से फौरी कौमी खजाने को सालाना 60 अरब रुपए का नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में सईद मुस्तफा महमूद की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें रुकन कमेटी गुल असगर खान ने दोनों गैस कंपनियों की निजकारी का मुतालबा करते हुए कहा कि कारोबार करना सरकार का काम नहीं। गुल असगर खान ने कहा कि दोनों गैस कंपनियों के सालाना 60 अरब रुपए के नुकसान छोटी बात नहीं, ये बोझ अवाम बर्दाश्त करते हैं। एमडी सुई नॉर्दर्न आमिर तोफैल ने बताया कि सुई नॉर्दर्न के गैस नुकसानात लीकेज और चोरी 5.27% जो ओगरा के अहदाफ से भी कम है। मौजूदा गैस नुकसानात का गैस तखमीना 30 अरब रुपए सालाना है। सुई सदरन के एमडी अमीन राजपूत के मुताबिक सुई सदरन कंपनी के सालाना नुकसानात भी 30 अरब रुपए हैं, जिन्हें 17% से कम करके 10% तक लाए हैं। आपको बताते चलें कि रुकन कमेटी सैयद नवीद कमर ने गैस सेक्टर के बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे पर तफ्तीश का इजहार करते हुए कहा कि गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है, इस तरह तो गैस कंपनियां तबाह हो जाएंगी। जिस पर डीजी गैस ने बताया कि गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्ज 3,283 अरब रुपए है, जिसमें से 1,452 अरब लेट पेमेंट चार्जेस हैं। आपको बताते चलें कि डीजी गैस ने मजीद कहा कि कंपनी को बताया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान और कोटली समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लिथियम के जहायर की निशानदही हुई है। मजीद बना इजलास में आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम डिवीजन के इदारों के लिए 4 अरब रुपए से जायद के तरक्याती बजट की तजवीज पेश की गई है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान ने मुलाकात की। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के मौका पर सिक्योरिटी अमन अमान की सूरत हाल और सियाहत के फरोग से मुतालिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सीटीडी को जल्द ऑपरेशनल किया जाएगा, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी कराई कि सीटीडी को जदीद टेक्नोलॉजी और असलाह के हवाले से भरपूर मुआवनत फराहम की जाएगी और गिलगित बल्तिस्तान की तमाम जरूरियात को पूरा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंतखाबात के दौरान इजाफी नफरी फराहम की जाएगी और अमन अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महफूज और पुरअमन माहौल सियाहत के फरोग की बुनियादी जरूरत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि नौजवान नस्ल की किरदार साजी और तरबियत वक्त की अहम जरूरत है। कौमी सीरत चेयर बराए हायर एजुकेशन के इख्तितामी सेशन से खिताब करते वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि कौमी हम आहंगी के फरोग में सीरत चेयर्स की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। मजहब कौमी तश्कील के लिए तलीमी इदारों का कलीदी किरदार नागुजीर है। नेशनल सेमिनार में हायर एजुकेशन कमीशन की नेशनल सीरत चेयर्स का किरदार अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत अज़मा के जस्टिस मुनीब अख्तर ने अदालती फैसलों पर अमल करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार देते हुए 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में करार दिया कि शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी जरूरत है कि कल अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म भी देंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला दिया कि किसी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की
कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के CPC में की गई तरमीम का इतलाक सूबा सिंध पर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। ख्याल रहे कि 2016 में ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ रकम की अदायगी की डिक्री जारी की थी। रकम की अदम अदायगी पर ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने शरीफ और जरदारी खानदान पर हाथ रखा हुआ है। ये सब मिलकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोरम में पाकिस्तान की शमूलियत नाकाबिले कबूल है। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फोरम 47 पर जिन्हें आप लाते हैं वो इन्हें वोट भी नहीं मिलते और इनमें कुछ करने की सलाहियत भी नहीं होती। आपका हाइब्रिड निजाम फेल हो चुका है। हाफिज नईम ने कहा कि सिर्फ 10 अरब में PIA जैसा अदारा फरोख्त कर दिया गया, लेकिन वजीर आला साहिबा का नया तैयारा 11 अरब में खरीदा गया है। पाकिस्तान इश्तहारों में बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 6 बरस में 31.5% गुर्बत में इजाफा हो गया। कौम के टैक्स के पैसों से हुक्मरानों की तशहीर की जा रही है। हुकूमत ने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। किसानों से 1800 रुपए में गंदुम ली गई और मार्केट में 6000 की फरोख्त हुई। दरमियान में ये जो 3000 4000 का फर्क है वो पैसे किसके पास जाते हैं? हाफिज नईम ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत पर पार्लियामेंट से मशवरा लिया गया, ना ही कबीना में बात हुई। पीस बोर्ड में गजा की तबाही का जिम्मेदार हमास को करार दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के मतनू मादरी जुबानों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के अज़्म की तजदीद पर जोर देते हुए कहा कि लसानी तनू हमारी ताकत का सरचश्मा और जामे कौमी तरक्की की बुनियाद है। उर्दू राब्ते की जुबान जबकि मादरी जुबानें अवलीन शनाख्त हैं। आज मादरी जुबानों के आलमी दिन के हवाले से अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जुबान शनाख्त, वकार और मवाक़े की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करती है। पाकिस्तान पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलूची, सराइकी, बरावी, हिंदू की, शीना, ब्रोशिस की, विखी और हजारगी समेत जुबानों के एक भरपूर गुलदस्ते का घर है जो सदियों पर मुहित मुश्तरका तारीख और सकाफती तबादले की अक्कासी करता है। सदर ममलिकत ने कहा कि अगरचा उर्दू विफाक को जोड़ने वाली राब्ते की जुबान है, तहम मादरी जुबानें बच्चों की पहली आवाज और विरसे में मिलने वाली इल्म और रिवायत की बुनियादी अमीन है। जबान महज इजहार का जरिया नहीं बल्कि इस बात की तश्कील करती है कि मुआशरे अपने माजी को कैसे याद रखते हैं, समाजी जिंदगी को कैसे मुनज़्ज़म करते हैं और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को कैसे समझते हैं। जुबान इखलाकी रिवायात, मुकामी दानिश और विरसे में मिलने वाले तजुर्बात को अपने अंदर समोए होती है। अब आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए मजीद नई 20 जल्द मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि बसें मुतारिफ करवाने का फैसला कर दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट का एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रेड लाइन, BRT समेत जारी मंसूबों, अवामी सहूलत और कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इस मौका पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रेड लाइन, BRT पर काम रफ्तार मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श है, ताहम इसे मजीद तेज किया जाए और तमाम मुतलका अदारे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त को यकीनी बनाएं। आपको बताते चलें, इन्होंने कहा कि बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है ताकि अवाम को दरपेश सफरी मुश्किलात, ट्रैफिक जाम और रोजमर्रा की परेशानियों का खात्मा किया जा सके। अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं कि इस मौका पर शर्जील इनाम मेमन ने BRT समेत जारी मंसूबों, अवामी सहूलियात और कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी से मुतालिक अहम फैसले किए हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रेड लाइन, BRT पर काम की रफ्तार मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श है, तहम इसे मजीद तेज किया जाए। तमाम मुतल्लिका अदारे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त को यकीनी बनाएं। इन्होंने कहा कि बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है, ताहम अवाम को दरपेश सफरी मुश्किलात, ट्रैफिक जाम और रोजमर्रा की परेशानियों का खात्मा किया जा सके। अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं कि एक आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रेड लाइन, BRT समेत जारी मंसूबों, अवामी सहूलियात और कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के मुतालिक फैसले किए गए। पंजाब असम्बली के 39वें इजलास की पहली नशिस्त का एजेंडा जारी। महकमा इत्तलात और सकाफत इजलास में पूछे गए सवालात के जवाब देगा। इजलास में अरकान असम्बली तवज्जो दिला नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 तहरीक उल तवाकार ज़ेर बहस आएंगे। इजलास में 4 नए ऑर्डिनेंस पेश और 1 मुसव्विदा कानून पेश होगा। अमन अमान की सूरत हाल पर आम बहस का आगाज किया जाएगा। इजलास में अरकान असम्बली अहम नौइयत के मामलात उठाएंगे। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि पंजाब असम्बली के 39वें इजलास की पहली नशिस्त का एजेंडा जारी कर दिया गया है। महकमा इत्तलात और सकाफत
इजलास में पूछे गए सवालात के जवाबात देंगे। इजलास में अरकान असम्बली तवज्जो दिला और नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 तहरीकुल तवाक़ात ज़ेर बहस आएंगे। इजलास में 4 नए ऑर्डिनेंस पेश और 1 मुसव्विदा कानून पेश होगा। अमन अमान की सूरत हाल पर आम बहस का आगाज किया जाएगा। इजलास में अरकान असम्बली अहम नौइयत के मामला उठाएंगे। आपको अपडेट करें और बताएं कि इजलास में 4 नए ऑर्डिनेंस पेश किए जाएंगे और 1 मुसव्विदा कानून पेश होगा। अमन अमान की सूरत हाल पर आम बहस का आगाज किया जाएगा। इजलास में अरकान असम्बली अहम नौइयत के मामला उठाएंगे। आपको अपडेट करें और बताएं कि पंजाब असम्बली के 39वें इजलास की पहली नशस्त का एजेंडा जारी कर दिया गया है। और अब आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुखय्यर हज़रात के इश्तराक से सूबा भर में रमजान निगहबान दस्तरखान सजा दिए गए। वज़ीर-ए-आला ने रमजान मुबारक के दौरान अवाम की खिदमत के इस इक़दाम पर इजहार तशक्कुर करते हुए मुखय्यर हज़रात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा कि रमजान निगहबान दस्तरखान पर आने वाले हर रोजादार का भरपूर खैर मकदम किया जा रहा है। इन्हें बाइज्जत माहौल में मियारी खाना फराहम किया जा रहा है। दस्तरखानों पर कोरमा, बिरयानी, पकौड़े, समोसे और दीगर लवाजमात से तवाज़े की जा रही है। रमजान निगहबान दस्तरखान पर लाखों लोगों की आमद पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि रमजान मुबारक एहसास का दूसरा नाम है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अहम फैसला करते सूबे में मर्जर्स के नतीजे में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के फैसले के बाद जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अदालत और सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूरशुदा मर्जर स्कीमें स्टाम्प ड्यूटी से मुस्तनसा होगी। कंपनीज एक्ट के तहत इंजमाम की सूरत में प्रॉपर्टी ट्रांसफर को इस्तनसा हासिल होगा और इंजमाम के नतीजे में जायदाद की मुंतकिली पर स्टाम्प ड्यूटी आयद नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब SECP ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस इकदाम से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। रीस्ट्रक्चरिंग में रुकावट दूर होने पर SECP ने अदालत और हुकूमत पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया। उधर लाहौर समेत पंजाब भर में 8वीं जमात के सालाना बोर्ड इम्तिहानात का आगाज 9 मार्च से होगा। जराये के मुताबिक 9 मार्च को पहला पर्चा रियाजी का लिया जाएगा, 10 मार्च को उर्दू, 11 मार्च को इंग्लिश जबकि 12 मार्च को साइंस का पर्चा लिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर रईम अनवर ने। जी मजीद क्या अपडेट्स हैं बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, लाहौर समेत पंजाब भर में 8वीं जमात के सालाना बोर्ड इम्तिहानात का आगाज 9 मार्च से होगा। बोर्ड जराये के मुताबिक 9 मार्च को पहला पर्चा रियाजी का लिया जाएगा, 10 मार्च को उर्दू, 11 मार्च को इंग्लिश जबकि 12 मार्च को साइंस सब्जेक्ट का पर्चा लिया जाएगा। इसी तरह प्रैक्टिस सिर्फ 4 मज़ामीन का इम्तिहान लेगा, बाकी पेपर स्कूल इंतजामिया की जानिब से लिए जाएंगे। बोर्ड राय के मुताबिक तमाम तलबा को हदायत भी की गई हैं कि 30 मिनट पहले इम्तिहानी मराकज पहुंचे और इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाने पर सख्त पाबंदियाँ की गई है। उम्मीदवारों के लिए बे फॉर्म और रोल नंबर स्लिप साथ लाना लाजमी होगा, जबकि तलबा पेपर हल करने के लिए ब्लू और ब्लैक बॉल पेन और क्लिप बोर्ड साथ लाएंगे। बोर्ड का यह भी कहना है कि रियाजी के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा के लिए ज्योमेट्री बॉक्स लाने की इजाज़त होगी। इम्तिहानात का वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुकर्रर किया गया है। इम्तिहान के दौरान इजाफी शीट्स नहीं दी जाएंगी, फ्राहम करदा जवाबी कॉपी ही इस्तेमाल होगी। इम्तिहान खत्म होने से पहले किसी उम्मीदवार को इम्तिहानी हॉल छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी और इम्तिहान के नतीजे का ऐलान 31 मार्च को किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नईम अनवर, आपका आप हमें तफसीलात बता रहे थे। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस के इंसदाद रहबरी डकैती यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिरका बाखबर की वारदातों में मुलविस मुनज़्ज़िम गैंग के सरगना समेत 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 1 करोड़ 73 लाख रुपए से जायद माल मसरूका बरामद कर लिया गया, जिसमें पाकिस्तानी गैर मुल्की करेंसी, कीमती घड़ियां, मोबाइल फोन और तलाई जेवरात शामिल है। कार्रवाई के दौरान वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। आपको बताते चलें कि पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान खुद को निजी करियर कंपनी का नुमाइंदा जाहिर करते थे। बॉक्स मोबाइल सिम्स के जरिए शहरियों को कॉल करके घर के बाहर बुलाते थे। बाद असलहे के जोर पर घरों में दाखिल होकर नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया
लूट लेते थे। इसी हवाले से जानते हैं राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस के इंसदादी और डकैती यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिरका बल जबर की वारदातों में मुलव्वस मुनज़्ज़म गैंग के सरगना समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 1,77 लाख रुपए से ज्यादा माल मसरूका बरामद कर लिया गया है, जिसमें पाकिस्तानी व गैर मुल्की करेंसी, कीमती गड़ियां, मोबाइल फोन और फलाई जेवरात शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान खुद को निजी कोरियर कंपनी का नुमाइंदा ज़ाहिर करते थे और बोगस मोबाइल सिम्स के जरिए शहरियों को कॉल करके घर के बाहर बुलाते थे। बाद में असला के जोर पर घरों में दाखिल राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि लाहौर के जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2026 पूरे जोश व जज्बे से शुरू हो गई। जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर सनसनीखेज मैचेस खेले जा रहे हैं। हॉकी चैंपियनशिप का आखिरी मरहला 28 फरवरी 2026 को इख्तिताम पजीर होगा, जबकि फाइनल राउंड में मजमूई तौर पर 12 टीमें शरीक होंगी। पोल ए और पोल बी में 6-6 टीमों के दरमियान मुकाबले मुनक्किद होंगे। पोल ए में पाक हीरो हॉकी क्लब लाहौर, हॉकी क्लब ऑफ बिहाड़ी, POF वाकेंट और सिविल क्वार्टर पेशावर, शेरवानी मोटर्स कराची, DHA एरियाना शामिल हैं। पोल बी में अली अमीर सरगोदा, राना मुजाहिद अली फैसलाबाद, पाचा खान बनू, समी आबिद हैदराबाद, बर्नी क्वेटा, निश्तर इस्लामाबाद शामिल हैं। हॉकी शायकीन की बड़ी तादाद मैचेस देखने के लिए स्टेडियम का रुख करने लगी है, जबकि शायकीन ने कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए इवेंट को अहम संगे मील करार दिया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे।